हवा की रफ्तार लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे एक बोइंग 737 के अंदर सब कुछ सामान्य था। कुछ यात्री खिड़की से बाहर फैले पैसिफिक ओशन को निहार रहे थे, जबकि कुछ अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। यह एक छोटी और पूरी तरह सामान्य उड़ान लग रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे विमान को झकझोर कर रख दिया। कुछ ही सेकंड में बोइंग 737 की ऊपरी छत का लगभग 18 फीट लंबा हिस्सा हवा में गायब हो चुका था। अचानक यात्रियों के सिर के ऊपर सिर्फ खुला आसमान रह गया। तेज रफ्तार हवा इतनी जबरदस्त ताकत से केबिन के भीतर घुसी कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। कॉकपिट में बैठे दोनों पायलटों के सामने ऐसा दृश्य था जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके पीछे विमान का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बोइंग 737 अब भी उड़ रहा था। क्या ऐसा संभव था? और अगर हां, तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? 28 अप्रैल 1988। हवाई के द्वीपों के बीच उड़ान भरना उस दिन भी बिल्कुल सामान्य था। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हलो से होनोलुलु जाने वाली एक नियमित इंटर आइलैंड फ्लाइट थी। ऐसी उड़ानें हर दिन होती थीं और यात्रियों के लिए यह बस एक और साधारण सफर था। उस दिन विमान में कुल 95 लोग सवार थे, 89 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। मौसम साफ था, आसमान शांत था, न कहीं कोई तूफान था, न बिजली। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ ही मिनटों बाद बोइंग 737 लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और तभी, बिना किसी चेतावनी के, एक जोरदार धमाका हुआ। विमान के आगे वाले हिस्से की ऊपरी फ्यूसलाज का लगभग 18 फीट लंबा हिस्सा अचानक अलग हो गया। ऊपरी ढांचा खुल चुका था। केबिन का दबाव एक ही पल में समाप्त हो गया। एविएशन की भाषा में इसे एक्सप्लोजिव डीकंप्रेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। सामान हवा में उड़ने लगा। यात्री अपनी सीटों से चिपक कर बैठे रहे। शोर इतना भयावह था कि किसी की आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसी दौरान एक बेहद दुखद घटना हुई। फ्लाइट अटेंडेंट क्लेयर बेल सीबी लैंसिंग यात्रियों की मदद कर रही थीं, लेकिन अचानक हुए एक्सप्लोजिव डिकम्प्रेशन के दौरान वे विमान से बाहर चली गईं। उन्हें फिर कभी खोजा नहीं जा सका। यही इस पूरी दुर्घटना की एकमात्र मृत्यु थी। लेकिन उस समय कॉकपिट में बैठे दोनों पायलटों के पास भावनाओं के लिए समय नहीं था। उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह इस बोइंग 737 को सुरक्षित जमीन तक पहुंचाना। कैप्टन रॉबर्ट शोर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडेलीन मिमी टॉम्पकिंस ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी। विमान की संरचना गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। तेज हवा लगातार कॉकपिट के भीतर घुस रही थी। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग पर पूरी तरह भरोसा करना भी आसान नहीं था। फिर भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। बोइंग 737 अभी पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं हुआ था। दोनों पायलटों ने बिना एक पल गंवाए विमान को सबसे नजदीकी सुरक्षित एयरपोर्ट काहुलु एयरपोर्ट माउई की ओर मोड़ दिया। अब हर मिनट, हर सेकंड बेहद महत्वपूर्ण था। किसी को नहीं पता था कि यह क्षतिग्रस्त बोइंग 737 अगला मिनट भी हवा में टिक पाएगा या नहीं। सभी आशंकाओं के बावजूद कैप्टन रॉबर्ट शोर्नस्टाइमर ने क्षतिग्रस्त बोइंग 737 को सफलतापूर्वक काहुलु एयरपोर्ट के रनवे पर उतार दिया। जैसे ही विमान रुका, इमरजेंसी टीम्स तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ीं। घायलों को बाहर निकाला गया। कई लोग घायल थे, लेकिन विमान में सवार अधिकांश यात्रियों की जान बच चुकी थी। पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसा बोइंग 737 जिसकी छत हवा में उड़ चुकी थी, आखिर वह गिरा क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ असाधारण पायलटिंग का परिणाम था? क्या बोइंग 737 का डिजाइन इतना मजबूत था? या फिर इस पूरी घटना के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे उस समय तक किसी ने समझा ही नहीं था? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिले, क्योंकि असली कहानी उस टूटे हुए विमान के भीतर नहीं, बल्कि उसके पिछले लगभग 19 वर्षों के इतिहास में छिपी हुई थी। और उसी इतिहास में दफन था वह सच जिसने बाद में पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना को समझने के लिए हमें कई साल पीछे लौटना होगा। हर उड़ान के साथ ऐसे छोटे छोटे बदलाव होते रहे जिन्हें उस समय कोई गंभीर खतरा नहीं मान रहा था। यह बोइंग 737 पहली बार
1969 में सेवा में आया था। उस दौर में बोइंग 737 दुनिया के सबसे भरोसेमंद पैसेंजर एयरक्राफ्ट में गिना जाता था और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से छोटी और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए किया जाता था। अलोहा एयरलाइंस के लिए यह विमान हवाई के द्वीपों के बीच नियमित उड़ान भरता था। ये उड़ानें लंबी नहीं होती थीं, ज्यादातर सफर केवल 20 से 40 मिनट के भीतर पूरा हो जाता था। लेकिन किसी विमान की उम्र सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितने घंटे उड़ान भरी है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है एक दूसरी संख्या, फ्लाइट साइकिल्स। हर बार जब कोई विमान टेक ऑफ करता है और फिर लैंडिंग करता है तो वह एक प्रेशराइजेशन साइकिल से गुजरता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद केबिन के भीतर कृत्रिम दबाव बनाया जाता है ताकि यात्री सामान्य रूप से सांस ले सकें। फिर लैंडिंग के दौरान वही दबाव धीरे धीरे सामान्य स्तर पर वापस लाया जाता है। हर प्रेशराइजेशन साइकिल के दौरान विमान की धातु पर दबाव पड़ता है। धातु थोड़ी फैलती है, फिर सिकुड़ती है। एक या दो बार ऐसा होने से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब यही प्रक्रिया हजारों बार दोहराई जाती है तब धातु के भीतर बेहद सूक्ष्म थकान वाली दरारें बनने लगती हैं। बाहर से विमान बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना धीरे धीरे कमजोर होती रहती है। अलोहा एयरलाइंस का यह बोइंग 737-200 ठीक इसी स्थिति तक पहुंच चुका था। दुर्घटना के समय यह लगभग 89,680 प्रेशराइजेशन साइकिल्स पूरे कर चुका था। लेकिन केवल ज्यादा उड़ानें ही समस्या नहीं थीं। हवाई का वातावरण भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चारों ओर समुद्र था, हवा में लगातार नमी रहती थी और नमक की मात्रा भी अधिक थी। ऐसा वातावरण किसी भी विमान की धातु संरचना के लिए आसान नहीं होता। समय के साथ कोरोशन यानी जंग लगने की प्रक्रिया धातु को धीरे धीरे कमजोर करने लगती है। यानी यह विमान सिर्फ उड़ नहीं रहा था, वह हर उड़ान के साथ अपनी उम्र भी महसूस कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर यह समस्या इतनी गंभीर थी तो किसी को पहले क्यों नहीं दिखाई दी? आखिर हर विमान की नियमित मेंटेनेंस होती है, लगातार इंस्पेक्शन किए जाते हैं और FAA जैसे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू करते हैं। फिर इतनी बड़ी कमजोरी सबकी नजरों से कैसे बच गई? यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। FAA ने पुराने बोइंग 737 विमानों के कुछ हिस्सों की अतिरिक्त जांच के लिए एक एयरवर्थनेस डायरेक्टिव जारी किया था। इसका उद्देश्य उन स्थानों का निरीक्षण करना था जहां विमान की बाहरी धातु की चादरें आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को लैप जॉइंट्स कहा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यही लैप जॉइंट्स पूरे विमान की बाहरी संरचना को मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन बाद में यही हिस्से इस दुर्घटना की जांच का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाले थे। उस समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इंस्पेक्शन किया गया, विमान को सुरक्षित माना गया और वह सेवा में बना रहा। लेकिन दुर्घटना के बाद जब NTSB ने पूरे मामले की गहराई से जांच की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। उस समय अपनाई गई इंस्पेक्शन टेक्निक्स इतनी सूक्ष्म दरारों को पहचानने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। दुर्घटना के बाद NTSB की टीम ने बोइंग 737 के टूटे हुए हर हिस्से को सावधानी से इकट्ठा करना शुरू किया। धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को प्रयोगशालाओं में भेजा गया। हर फ्रैक्चर पैटर्न का विस्तार से अध्ययन किया गया। अलग हुई फ्यूजलाज को दोबारा जोड़कर समझने की कोशिश की गई कि आखिर टूटना कहां से शुरू हुआ था। शुरुआत में जांचकर्ताओं को लगा कि शायद किसी एक बड़ी दरार ने पूरी संरचना को अचानक तोड़ दिया होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी। यह किसी एक दरार की कहानी नहीं थी, वहां सैकड़ों बेहद छोटी छोटी दरारें मौजूद थीं, इतनी छोटी कि सामान्य इंस्पेक्शन के दौरान उनका पता लगाना लगभग असंभव था। लेकिन वर्षों तक लगातार पड़ते दबाव ने उन्हें धीरे धीरे बड़ा किया। हर प्रेशराइजेशन साइकिल के साथ वे थोड़ा और बढ़ती रहीं। फिर एक समय ऐसा आया जब ये अलग अलग दरारें आपस में जुड़ने लगीं, और जैसे ही ऐसा हुआ पूरी संरचना की मजबूती अचानक कम हो गई। यहीं पर जांचकर्ताओं को इस दुर्घटना का वास्तविक कारण समझ आया। एविएशन इंजीनियरिंग में इस स्थिति को मल्टीपल साइट डैमेज कहा जाता है। लेकिन जांचकर्ताओं के सामने अब कहीं बड़ी चिंता थी। दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों पुराने विमान उड़ रहे थे जो वर्षों से लगातार दबाव और तनाव का सामना कर चुके थे। क्या उनके भीतर भी ऐसी ही छिपी हुई कमजोरियां मौजूद हो सकती थीं? NTSB की फाइनल रिपोर्ट में सामने आया कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण मल्टीपल साइट फैटिग डैमेज था, यानी विमान की संरचना में
कई स्थानों पर बनी बेहद छोटी छोटी फटीग क्रैक्स, जो वर्षों तक बढ़ती रहीं और अंततः एक बड़े स्ट्रक्चरल फेलियर का कारण बन गईं। अलोहा फ्लाइट 243 के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री ने एजिंग एयरक्राफ्ट को देखने का अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि जो विमान बार बार छोटी दूरी की उड़ानें भरते हैं वे अपेक्षाकृत कम समय में बहुत अधिक प्रेशराइजेशन साइकिल्स पूरे कर लेते हैं। और यही बात इस दुर्घटना ने पूरी दुनिया को समझाई। इसके बाद पुराने विमानों के लिए इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स को पहले से कहीं अधिक उन्नत बनाया गया। ऐसी तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया जिनकी मदद से विमान की संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना उसके भीतर छिपी कमजोरियों का पता लगाया जा सके। नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन जैसी तकनीकों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। खासतौर पर उन हिस्सों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाने लगा जहां अलग अलग धातु की चादरें आपस में जुड़ी होती हैं, यानी लैप जॉइंट्स अब विशेष निगरानी का हिस्सा बन चुके थे। दुनिया भर की एविएशन अथॉरिटीज, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स और एयरलाइंस ने एजिंग एयरक्राफ्ट सेफ्टी प्रोग्राम्स को और अधिक मजबूत बनाना शुरू कर दिया। एक ही दुर्घटना ने पूरी इंडस्ट्री को यह एहसास करा दिया कि सुरक्षा केवल एक मजबूत विमान बनाने तक सीमित नहीं होती। असली सुरक्षा हर उड़ान, हर इंस्पेक्शन, हर मेंटेनेंस और हर सुधार के साथ लगातार आगे बढ़ती रहती है। लेकिन इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। उस दिन इस बोइंग 737 को सुरक्षित जमीन तक पहुंचाने में केवल तकनीक ही नहीं बल्कि इंसानी निर्णयों ने भी असाधारण भूमिका निभाई। उनके अनुभव, प्रशिक्षण और सही समय पर लिए गए निर्णयों ने उस दिन विमान में सवार 95 लोगों में से 94 की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरबेल सीबी लैंसिंग को बचाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु इस पूरी घटना का सबसे दुखद अध्याय थी। किसी भी तकनीक का मूल्यांकन केवल उसकी शुरुआती सफलता से नहीं किया जा सकता। समय के साथ हर सिस्टम बदलता है, हर मशीन पुरानी होती है और हर मशीन को लगातार मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और सुधार की आवश्यकता होती है। इस घटना से 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, किसी भी बड़ी दुर्घटना की शुरुआत अक्सर बहुत छोटे बदलावों से होती है। कई बार सबसे बड़ा खतरा हमारी आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, बल्कि वर्षों तक धीरे धीरे विकसित होता रहता है। दूसरी सीख, जैसे जैसे तकनीक पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसकी निगरानी और इंस्पेक्शन मेथड्स भी अधिक उन्नत और प्रभावी होने चाहिए। और तीसरी सीख, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसानी कौशल, प्रशिक्षण और सही समय पर लिया गया निर्णय अनगिनत जिंदगियां बचा सकता है। 28 अप्रैल 1988 की वह उड़ान एविएशन हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि उस दिन एक बोइंग 737 ने सिर्फ एक असंभव सी लगने वाली लैंडिंग ही नहीं की थी। उस दिन पूरी दुनिया ने यह भी सीखा था कि आसमान में उड़ने वाली मशीनों की सुरक्षा केवल मजबूत धातु से नहीं बनती, वह बनती है ज्ञान से, सतर्कता से, लगातार सीखते रहने की इच्छा से और उन सबकरों से जो पिछली गलतियों से सीखकर भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाते हैं। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 आज भी इंजीनियर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और एविएशन एक्सपर्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी मानी जाती है। यही कारण है कि आज आधुनिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पहले से कहीं अधिक वैज्ञानिक, विस्तृत और सख्त हो चुकी है। हर महत्वपूर्ण कंपोनेंट की नियमित निगरानी की जाती है। एडवांस्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन टेक्निक्स की मदद से उन दरारों को भी खोजने की कोशिश की जाती है जिन्हें कभी देख पाना लगभग असंभव माना जाता था। और शायद यही वजह है कि यह घटना आज भी एविएशन हिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शिक्षाप्रद और सबसे प्रेरणादायक सच्ची कहानियों में गिनी जाती है। हर दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं होती, कई बार वह पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन जाती है। द वॉल्ट फाइल्स पर हम ऐसी ही सच्ची घटनाओं के पीछे छिपे विज्ञान, इतिहास और उन फैसलों की पड़ताल करते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। अगर आप ऐसी गहराई से शोध की गई कहानियां पसंद करते हैं तो द वॉल्ट फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली फाइल आपसे छूट न जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी कहानी के साथ।